तो आज से हम शुरू करने वाले मिडाइवल हिस्ट्री। हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, सबका सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री का एक निजी प्लेलिस्ट होगा, उसी तरह मिडाइवल हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट होगा और मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक प्लेलिस्ट होगा। अब मान लो मैं मिडाइवल हिस्ट्री प्लेलिस्ट को खोला तो उस मिडाइवल हिस्ट्री में मान लो 30, 20, 10, 12 जितना भी हो उतना लेक्चर होगा, उसमें मिडाइवल हिस्ट्री समझाया जाएगा। उसी तरह एंशिएंट हिस्ट्री में भी 10-15 जितना लेक्चर होगा समझाया जाएगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री को भी समझाया जाएगा। अब देखो, ये सब मत मान लेना कि ये सब कुछ है, नहीं। ये सब उनके लिए है, ये सब लेक्चर जो बिगिनर है, रुकी है, या फिर जिनको मतलब वो पढ़े थे लेकिन फिर से और एक बार पढ़ना है, एक सीरियस तरीके से कुछ जानना है। इसको पढ़ने के बाद तुम एक स्टैंडर्ड बुक को उठाओ, जो एनसीईआरटी को तुम पढ़ते हो वही उसी के तरह है भाई, या फिर ये कह सकते हो कि एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा सोचना दिया गया है। इस पर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। तो बिना कुछ समय गवाए चलो शुरू करते हैं। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है वेयर, व्हेन एंड हाउ। देखो, पहली बार में ही एडवांस बुक उठा लिए, उसको पढ़ने लगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे। उससे पहले आपको एक बेस बनाना पड़ता है और इसी के माध्यम से हम वो बेस बना देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले देखो, पहले टॉपिक आता है पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। हम हिस्ट्री कहते किसको है, कितने साल तक हिस्ट्री मानेंगे। देखो, मान लो आज तुम 2024 में हो, 2025 में हो, 2026 में हो, 2027 में हो सकते हो, मतलब ये वर्तमान का समय है। ठीक है, इससे आगे भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले जो समय गुजरा है उसको हम इतिहास मानते हैं या फिर हिस्ट्री कहते हैं। तो हम वो जो हिस्ट्री मानते हैं या फिर इतिहास कहते हैं वो कब तक मानते हैं, मतलब उसका टाइम लाइन कहाँ तक है। ऐसा अगर पिछले चले जाए, मतलब वर्तमान से पहले अतीत की ओर दृष्टि दे, तो अतीत तो बहुत लंबा समय हो सकता है ना। तो हम मानते किसको है, ठीक है ना, ये सब हम जानेंगे इससे। हमारे यहाँ से 2000 पहले जो हिस्ट्री है वहीं से ही वास्तविक हिस्ट्री आरंभ होती है, एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है ना, वही आप देखोगे 3000 BC से लेकर धीरे धीरे करके एंशिएंट हिस्ट्री आरंभ होता है। फिर जब वो 8वीं सेंचुरी या फिर 9वीं सेंचुरी आ जाती है, मतलब 9th या 8th सेंचुरी आने लगती है, उस वक्त से मिडिवल हिस्ट्री आरंभ होता है। और जैसे ही 16 और 17 सेंचुरी आने लगती है, इन समय से मॉडर्न हिस्ट्री हम कहते हैं। अब जो वास्तविक मॉडर्न हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, हम कहेंगे 19 सेंचुरी एरा। अब देखो, मैं जो सेंचुरी कह रहा हूँ, सेंचुरी मतलब ये नहीं कि 100 से लेकर 200 तक, नहीं। अगर मैं कहा फर्स्ट सेंचुरी तो मतलब उस सेंचुरी का टाइम लाइन क्या होगा, 0 से लेकर 100 तक, यानी मतलब 0 से शुरुआत हुआ है और 100 में जाकर अंत हुआ है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाकर 100 में अंत हुआ है, तो उसको पहला सेंचुरी कहेंगे या फर्स्ट सेंचुरी कहेंगे। उसी तरह मान लो मैं कहा 17 सेंचुरी, इसका मतलब इसका समय काल क्या है, इसका समय काल ये है कि वो 1701 से लेकर 1601 से लेकर 1700 तक जो सेंचुरी है उसे हम 17वीं सेंचुरी कहेंगे या फिर 17 सेंचुरी कहेंगे। ठीक है, तो देखो, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, ऑल इवेंट्स ऑफ पास्ट which have been taken place throughout the world since time immemorial form part of history. Thus, history is a vast subject that cannot be studied in one go. So, for the sake of convenience, it is divided into three periods: ancient, medieval, and modern. This is called periodization of history. कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री हम किसको कहेंगे, जो भी इवेंट पास में हुआ है पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में, जो टाइम पूरा अनंत, हम अब वर्तमान से पहले जो भी इतिहास का जो भी घटना हुई है उसको, वो सब इतिहास का पार्ट है।
तो क्योंकि ना वो सब घटना इतिहास का एक एक अंग है, तो इसका मतलब इतिहास एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। तो इसको एक साथ एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, एक दिन में आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो हमारे कॉन्वीनियंस के लिए, हमारे प्रयोग के लिए, हमारे सुविधा के लिए हम इस हिस्ट्री को 3 पोर्शन में बांट देते हैं। एक को कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा को मिडिएवल हिस्ट्री, तीसरे को मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे मैंने कहा था। और इनको 3 पीरियड में बांट देते हैं, यानी 3 ग्रुपों में बांट देते हैं। इसको ही कहते हैं पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी ये जो इतिहास का समय है इनको 3 समय में हमने भाग दिया, 3 समय में हमने इसको भेद कर दिया, और इसको पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब देखो मिडिएवल हिस्ट्री, अब देखो मिडिएवल पीरियड, यहाँ पर क्या कहा गया है। मिडिएवल पीरियड हम किसको मानते हैं, 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक। तो पढ़ते हैं, देखो। इन यूरोप मिडिएवल पीरियड इज रिफर्ड टू बाय मेनी हिस्टोरियंस एज द मिडिल एजेस, यानी यूरोप में इसी मिडिएवल पीरियड को मिडिल एजेस के नाम से कहा जाता है। बहुत सारे हिस्टोरियन इसे मिडिल एजेस के नाम से पुकारते हैं। It began around 5th century AD and lasted until 16th century AD। मतलब ये 5th century AD से आरंभ हुआ है और 16th century AD तक ये विस्तार था, और 16th century AD तक इसका विस्तार था। 5th century AD मतलब कितना, 401 से लेकर, ठीक है, 401 से 5th century AD आरंभ होता है, और 16th century AD मतलब ये लास्ट समय है, तो इसका मतलब 1600 तक। क्योंकि ना 16th सेंचुरी मतलब क्या, 1501 से लेकर 1600 तक। ठीक उसी प्रकार 5th सेंचुरी मतलब क्या, 5th सेंचुरी है 401 से लेकर 500 तक। मतलब जो देखो, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एंडिंग वैल्यू होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते होंगे, मैंने कहा कि उसने सेंचुरी लगाया, उसने सेंचुरी लगाया मतलब क्या, उसने 0 से आरंभ किया और 100 तक अपना निजी स्कोर लेके गया। इसका मतलब उसने 100 रन किया, तभी उसको हम कहेंगे कि उसने एक सेंचुरी किया। अगर वो 0 से आरंभ किया, 200 तक गया तो कहेंगे डबल सेंचुरी, 300 तक गया तो कहेंगे ट्रिपल सेंचुरी। कहने का तात्पर्य देखो, जब सेंचुरी कह रहे सबका आरंभ 0 से हो रहा है। अब अगर एक सेंचुरी कहा तो 100 तक, डबल सेंचुरी कहा तो 200 तक। ठीक उसी प्रकार 5th सेंचुरी मतलब ये 401 से आरंभ होगा 500 तक। अब तुम ऐसे कह सकते हो 5th सेंचुरी 0 से 5 क्यों नहीं हुआ, नहीं, 0 से 5 इसलिए नहीं होगा, देखो यहाँ पर सिर्फ 5th AD नहीं कहा गया, 5th सेंचुरी कहा गया है। सेंचुरी मतलब 100, तो 5th सेंचुरी मतलब 5वां 100 ईयर। तो 5वां 100 ईयर क्या हुआ, 500, ठीक है। तो 500 ईयर का AD, और वो 5th सेंचुरी हो गया, तो उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, 401 से लेकर 500 तक। ऐसा कर तो समझ में आया होगा। और यहाँ पर देखो जो AD लिखा हुआ है, इसको जान लो। देखो, एक होता है AD और दूसरा होता है BCE। कहने का तात्पर्य यह है कि AD मतलब देखो, हमारा जो विदेशी जो हम समय गणना करते हैं, वो कैसे गणना करते हैं कि मान लो ये जो क्राइस्ट का एरा है, यहाँ पर मतलब इस एरा में, या फिर ये जो बिंदु है यहाँ पर क्राइस्ट ने जन्म लिया है, ठीक है। तो इसको हम रेफरेंस के लिए मान लेते हैं 0। तो इसके आगे हम जब जाते हैं इसको AD कहते हैं, और ये AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। तुमको समझाता हूँ ये AD का मतलब क्या होता है और ज़्यादा गहराई से। और ये ख्रीस्त से जब बाएं तरफ आते हैं, यानी इसके पिछले समय आते हैं, तो इसको हम कहते हैं BCE। BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। अब देखो, हम जो ये 2025 कहेंगे, 2025 किस में आएगा, 2025 AD में आएगा, ठीक है। क्योंकि ना ये 0 है, 0 से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उसको AD से हम पुकारते हैं। जैसे 2025 AD, 2026 AD, 2027 AD ऐसे होगा। तो ये 0 से आरंभ होकर यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 100 आएगा। तो ये जो 100 आएगा 0 से लेकर 100 तक, ये फर्स्ट सेंचुरी हुआ। फिर 100 से लेकर, यानी 101 से लेकर
200 तक सेकेंड सेंचुरी। ठीक है, उसी तरह ये बढ़ते जा रहा है। तो हम अभी जो समय काल में जी रहे हैं वो कौन सा सेंचुरी हुआ, वो कौन सा सेंचुरी, वो है 21st सेंचुरी। क्यों? उसका प्रारंभ हुआ है 2000 से लेकर और अंत कब होगा 200 और अंत कब होगा 2100 में। ये 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं। और जब ये 2101 हो जाएगा तब ये कौन सा सेंचुरी में चला जाएगा, इसको हम कहेंगे 22nd सेंचुरी। क्योंकि ना ये किसका पार्ट होगा, 2200 का पार्ट होगा। ठीक है, देखो इतना सब मैं अगर ना भी कहूँ तब भी चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा गहराई में जाना चाहता हूँ, पूरा क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, चाहते कि तुम्हारा वो तो इससे फायदा क्या होगा, तुम्हारा कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है जो पूरा डाउट क्लियर कर सके। ठीक है ना, पूरा डाउट क्लियर तभी होगा जब तुम्हारा डाउट क्लियर करना चाहोगे। इसके लिए क्या स्टेप है ना, स्टेप ये है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, उसके बाद फिर स्वयं भी पढ़ो। क्योंकि ना तुम जितना भी पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा सेल्फ स्टडी में सीखोगे। अब जब ऐसे पढ़ते जाओगे, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ध्यान भी देना है, मनन भी करना है, अध्ययन भी करना है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, जैसे सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता। काम तो एक रिक्शा वाला भी करता है ना, लेकिन स्मार्ट वर्क चाहिए, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। तो ये आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखो, हाउएवर इन इंडिया इट कवर्स द पीरियड बिटवीन 8 to 18 सेंचुरी। ठीक है, 8 to 18 सेंचुरी तक। और हाँ, यहाँ पर बीसी को मैंने छोड़ दिया। बीसी मतलब जीरो, ये जो क्राइस्ट एरा है, मतलब क्राइस्ट जब जन्म हुआ था, क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट, उसको हम जीरो मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो उसके पहले जो भी हुआ था उसको हम बिफोर क्राइस्ट एरा के नाम से दे देते हैं। और यहाँ पर देखो गिनती कैसे होगी, यहाँ पर हम जीरो से पहले बढ़ रहे तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखो जीरो से 1 2 3 4 हो रहा है, तो यहाँ पर बड़ा नंबर से छोटा नंबर कम होते होते आएगा, जीरो तक पहुँच जाएगा। यानी 3102, 3101, फिर 3100, फिर ऐसे करते करते जीरो तक आएगा। समझ में आया? तो अगर मैं कहूँ 1302 BC और 2025 AD, तो इन दोनों के भीतर कितना गैप है, कितना समय अंतराल है? इतना समय अंतराल है, देखो लगभग 5000। देखो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 5000 से ज़्यादा है। ठीक है, 5000 से ज़्यादा है। क्यों 5000 से ज़्यादा है? देखो 3102, यहाँ से जीरो तक आने के लिए मुझे इतना वर्ष कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर ये जीरो से 2025 तक आने के लिए मुझे 2025 साल और कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी यहाँ से 2025 साल प्लस 3102 साल, यानी कितना हुआ 5127 साल। ऐसा करते हैं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो 8 to 18 सेंचुरी के भीतर जो समय काल है, इसे हम मिडेवल पीरियड कहते हैं। तो इस मिडेवल पीरियड में जो 8 सेंचुरी से लेकर 12 सेंचुरी तक है, इसको हम अर्ली मिडेवल पीरियड कहते हैं। और 13 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक इसको हम लेटर मिडेवल पीरियड कहते हैं। अर्ली मिडेवल पीरियड मतलब जो पहला है, और लेटर मतलब बाद में। ठीक है, तो 8 सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी एडी तक हम अर्ली मिडेवल पीरियड कहते हैं। यानी 8 सेंचुरी मतलब 701 से आरंभ हुआ, और 12वीं सेंचुरी मतलब 1200 में ख़त्म हुआ। यानी 701 से लेकर 1200 तक, यानी 500 साल। फिर 13वीं सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक, 13वीं सेंचुरी मतलब 1201, और 18वीं सेंचुरी मतलब कितना 1800। तो 1201 से लेकर 1800 तक ये जो 600 साल है, इसको हम लेटर मिडाइवल पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करने से पहले ये देखो, ये है भारत का मैप। देखो ये इंडिया का मैप। देखो उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं तो भी दिखा रहा हूँ। देखो मेरे पास जितना भी संसाधन है,
जो भी मैं कर सकता हूँ उसी के अनुसार मैं कर रहा हूँ। जो भी मेरे द्वारा हेल्प हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, और जितना मेरे पास रिसोर्सेस है, समय है, योग्यता है, कैपेबिलिटी है, मैं उसी के अनुसार डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक लाइन लिखा हुआ है, इंडिया विटनेस वेरिड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। कहने का तात्पर्य हम देखते हैं कि इस मिडाइवल पीरियड के दौरान, या फिर कहे ये पूरा इतिहास के दौरान ही हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे कल्चरल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे सोशल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों से जुड़े हुए हैं। एक चीज याद रखना, अगर इकोनॉमी नहीं रहा तो वहां पर कबीलाई समाज होता है। जैसे ही जहां पर इकोनॉमी आ जाता है वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पर समाज का भी उद्धार होता है, यानी उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगता है। मान लो कोई 10,000 इनकम कर रहा है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा आप जान पा रहे होंगे। अब मान लो उसके मुताबिक कोई और 1 लाख इनकम कर रहा है, तो दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड में डिफरेंट हुआ, हाँ कि नहीं। अब जो 10,000 का इनकम कर रहा था वो बाद में उसका अच्छा कार्य होने के नाते उसका सैलरी में इंक्रीज हो गया, 10 से मान लो 25,000 हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अब उसका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ होगा, हाँ कि नहीं। तो वही कि इकोनॉमी अगर स्ट्रांग हुआ तो पॉलिटिक्स भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि सब विषय अपने आप से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है। ठीक है ना। इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, या फिर जब बीच में इसमें ज़रूरत होगी मैं कह दूंगा। तो देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नाना प्रकार के नामकरण किया गया है, यानी इसको बहुत सारे नामों से पुकारा गया है। जैसे कुछ नाम हम देख लेते हैं यहीं पर। देखो कुछ नाम है, जैसे देखो एक है जम्बू द्वीप, पहले वाला देख पा रहे होगे। देखो जम्बू द्वीप यानी लैंड ऑफ ब्लैकबेरी ट्रीज। ठीक है, तो दिस इज ए नेम मेंशन इन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इस भारत भूमि को जम्बू द्वीप नाम से भी पुकारा गया है। ये कहाँ पर देखते हैं, नहीं ये हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऐसा नामकरण किया गया है, या ऐसे नामों से भारत भूमि को पुकारा गया है। फिर उसी तरह भारतवर्ष एक नाम है। ये देखो, द कंट्री वाज सो नेम्ड आफ्टर द भारत ट्राइब दैट एग्जिस्टेड इन ऋग्वेदिक टाइम्स। यानी ऋग्वेदिक समय में एक भारत नाम का एक ट्राइब, एक कबीलाई समाज रहता था। तो मान्यता यह है कि उस भारत ट्राइब के अनुसार भारतवर्ष का नाम हुआ है। ठीक है, उसके बाद है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या है, लैंड ऑफ आर्यंस। दिस नेम वाज गिवन अराउंड 150 BC टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो आर्यभट्ट नाम है ना, ये आर्यंस यहाँ पर रहते थे, इसीलिए आर्यभट्ट कहा जाता है। तो ये हम देखते हैं 150 BC के समय के दौरान नॉर्दर्न पार्ट यानी भारत का जो उत्तरी इलाका है उसको दिया गया था। उसके बाद देखते हैं इंडी। इंडी मतलब देखो, द ग्रीक्स कॉल्ड इट इंडी बेसिंग इट ऑन रिवर इंडस। हमारे भारत भूमि से इंडस रिवर बहता था, तो इसीलिए ग्रीक ने क्या कहा, ग्रीक ने इसे इंडी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो टिएनचू एंड इएनचू। फिर उसके बाद देखो टिएनचू एंड इएनटू। देखो नाम से ही पता चल रहा है ये कोई चाइनीज से रिलेटेड है, और यहाँ पर दिया भी गया है ये टर्म चाइनीज लोग यूज करते थे भारत के लिए, इंडिया के लिए। और वास्तव में इंडिया भी हमारा नाम नहीं है। इंडिया भी किसने दिया है, यूरोपियंस ने दिया है। इसका कहानी किसी और दिन बताऊंगा, या फिर अगर किसी दिन जिक्र करना हुआ कर दूंगा, अगर बीच में कहीं समय आया तो बोल दूंगा। ठीक है,
तो देखो, हिंद, हिंद कौन कहता था हमें? अरब लोग कहते थे। उसी प्रकार हिंदुस्तान एक है। दिस टर्म इज डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडस और इंडूस। ठीक है, इससे मतलब इंडस या इंडोस से हिंदुस्तान बना है। फिर इंडिया, द ब्रिटिश यूज दिस टर्म इंडिया। देखो यहाँ पर आ गया तो इसीलिए मैं इंडिया कह देता हूँ। देखो क्या हुआ ना, जब यूरोप में रेनेसां का समय आया, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ ना, बहुत सारे चेंजेस हुए। तो बहुत सारे जब चेंजेस हुए उसी दौरान वहीं से बहुत सारे रिसर्च भी होने लगे और बहुत सारे लोग भ्रमण में भी निकले, वो आत्मिक पथ में, डिस्कवरी में आगे बढ़ने लगे। तो उसी दौरान देखो वास्को ड गामा भारत आता है कैलीकट पर। ठीक है, देखो इसके बीच में भी बहुत सारे कहानियाँ हैं, बहुत सारे चीज़ है, लेकिन सब कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है ना, वो धीरे 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 करके कहा जाएगा, फिर कुछ तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। देखो कहने के लिए तो बेसिक है, लेकिन मैं बेसिक से थोड़ा ज़्यादा कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो वास्को ड गामा जैसे आया ना, वो कैलीकट में आया। वास्तव में क्या हुआ था ना, जो यूरोपियन लोग आए थे वो पहले वेस्ट इंडीज आए थे। तो देखो इंडिया, ये टर्म कौन यूज करता था? ब्रिटिश। तो इस हमारे देश का नामकरण इंडिया किसने दिया? हमारे देश को इंडिया का नाम किससे मिला? ब्रिटिश से। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा चलते हैं सैलाइन फीचर्स ऑफ द मिडिएवल पीरियड इन इंडिया। मिडिएवल पीरियड में कुछ जो फीचर्स थे, कुछ ऐसे जो चल प्रचलित परंपरा, संस्कार या फिर जो भी थे, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। देखो, द मिडिएवल पीरियड इन इंडिया was quite eventful. During this period, several changes took place in the country, social, cultural and political milieu. Let's take a brief look at the major features of this period. कहा क्या गया है, मिडिएवल पीरियड के दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस हुआ है, बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस हुआ है, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुआ है। क्या क्या चेंजेस? देखो, हम देखते हैं कि राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म का जन्म इसी समय होता है। फ्यूडलिज्म क्या है? फ्यूडलिज्म मतलब वो जो जमींदारी सिस्टम आप जानते होंगे। देखो वो सब क्या है नहीं, वो सब बाद में पढ़ेंगे। मतलब जमीन होगा और जमीन से जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है, जो जमींदार है, वो क्या करेंगे, उस भूमि पर जो गरीब निर्धन व्यक्ति हैं उनका फ़ायदा लेना चाहेंगे। कैसे ना, उनके पास कुछ पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, उन पर अत्याचार करेंगे, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, उनको पैसा देंगे भी तो कितना, पगार के रूप में ऐसा पगार देंगे जो चलने के लिए नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है कि मैंने पगार दिया है। मान लो उसको 24 में से 16 घंटा काम करा रहे हैं तो पैसा देंगे 16 घंटा के अनुसार नहीं, मान लो जैसे 2 घंटा काम किया है। कुछ ऐसे अत्याचार होता था। फिर दूसरा क्या होता था, दूसरा ये होता था कि पगार दिए या ना दिए, कि पगार दिए लेकिन ज़्यादा नुकसान इनका होता था। किसका? न पीजेंट्स लोग का। पीजेंट्स लोग कष्ट कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट ले रहे हैं जमींदार, और उससे प्रॉफिट ले रहा है जो लैंडलॉर्ड है, और उससे प्रॉफिट ले रहा है ब्रिटिश, और उससे प्रॉफिट ले रहा है उसका ऊपर जो लैंडलॉर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इमरजेंस ऑफ सेवरल राजपूत किंगडम्स इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। हम देखते हैं कि बहुत सारे राजपूत किंगडम, राजपूत साम्राज्य का जन्म होता है इसी समय। राजपूत हम किसे कहते हैं? देखोगे ये जो मेवाड़ वंश होता है, आप सुने होंगे, महाराणा प्रताप, राणा सिंह, राणा सांगा, ये सब कहाँ से है? ये सब ये वेस्टर्न भारत से, ये सब ये पश्चिम भारत से आते हैं, वेस्टर्न इंडिया से आते हैं। इन्हीं को ही राजपूत रूलर कहा गया है।
वास्तव में जब हम और मिडाइवल पीरियड में जाएंगे हम देख पाएंगे कि मिडाइवल काल में ना हम मुग़ल के अंडर गुलाम थे। फिर जब मॉडर्न पीरियड में हम आते हैं तब हम देखते हैं कि हम किसके गुलाम रहे, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे, और उसी गुलामी की निशानी आज भी चल रही है। ठीक है, तो ये मिडाइवल पीरियड में मुगल थे, तो मुगल को हमारे जो भारतीय राजा थे, इन राजपूत रूलर, इनमें से कुछ ऐसे राजा थे जो कड़ी टक्कर दे रहे थे। इन्हीं को राजपूत रूलर कहा गया है, और माना ये जाता है ये राजपूत रूलर वास्तव में हमारे जिस कुल से प्रभु राम आते थे उसी कुल से थे, यानी सूर्यवंशी। ठीक है, उसके बाद है ट्रिपाटाई स्ट्रगल बिटवीन पैलाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज। हम देखेंगे कि ये जो पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज जैसे 3 किंगडम थे, इन तीनों में स्ट्रगल होता है, वार होता है, उनको पॉलिसी लेकर, उनका डिसीजन मेकिंग लेकर। कैसे क्या हुआ वो बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे अराइवल ऑफ द तुर्क्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। देखते हैं कि जो तुर्की लोग हैं, जो टर्क्स लोग हैं, वो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम के मार्ग से भारत में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके उनका एक साम्राज्य बनाते हैं, उनका विस्तार करते हैं, और वहीं से दिल्ली सुल्तानेट आरंभ होता है, और वहीं पर दिल्ली में राजधानी बनता है। दिल्ली, आगरा, वहीं से ये सब शासन करने लगते हैं। ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे, और कुछ आपको भी जानना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं स्प्रेड ऑफ भक्ति और सूफी मूवमेंट। देखो यहाँ पर देखो, पहले अराइवल ऑफ द तुर्क्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, फिर स्प्रेड ऑफ भक्ति और सूफी मूवमेंट। ऐसा क्यों है? थोड़ा क्रिटिकल थे, थोड़ा सोचो, दिमाग को खोलो। जब तक तुम सोचोगे नहीं ना, तब तक तुम जान नहीं पाओगे। वास्तव में जिसका दिमाग खुला होता है ना, उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, वो कम पढ़ेगा, लेकिन उसका दिमाग इतना खुला है कि वो उस कम पढ़े हुए इंफॉर्मेशन से भी ज़्यादा जान जाएगा। कैसे? देखो, मैंने कहा था मुग़ल लोग आए थे, उनमें से तुर्क भी, मुग़ल आए थे, फिर वे तुर्क भी आए। ठीक है, तो ये जब आए, ये अपने बारबारिक जो नीतियाँ है, यानी जो अनसिविलाइज, जो असभ्य नीतियाँ है, वो सब हमारे ऊपर थोपने लगे, हमारे ऊपर अत्याचार करने लगे। हमारे जो परंपरा है, हमारा जो संस्कृति है, उसको दरकिनार करने लगे। ठीक है, सबके ऊपर मालिकपन हथियाना चाहते थे, सबके ऊपर मालिकियत हासिल करना चाहते थे। यानी वो चाहते थे कि वो अपना राज करे, और राज करने में भी कोई बुराई नहीं है, परंतु वो राज भी सही रास्ते में होना चाहिए। एक उत्तम व्यक्ति अगर राज करेगा तो अच्छा होगा, लेकिन उनका नीतियाँ, उनका जो मूल्य है वो गलत था। इसीलिए आप पाएंगे बहुत सारे ऐसे उत्तर पश्चिम से जो तुर्क है, जो मुग़ल है, ये सब आते हैं और आकर हमारे बहुत सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा बहुत सारा क्षय क्षति करते हैं। ठीक है, तो ये जो अत्याचार हुआ, ये जो मनुष्य का मन विचलित हुआ, मनुष्य दुखी था, निराश था, हताश था, सबसे प्रताड़ित था। उसको कोई ऐसा मसीहा नहीं दिख रहा था, ऐसा कोई इंसान नहीं दिख रहा था, ऐसा कोई विकल्प नहीं दिख रहा था कि कोई उनका रक्षण करे, वो उनसे बच सके, इन गुलामियों की बेड़ी को तोड़ सके। तो इसी कारण एक उपाय हो जाता है, क्या? भगवान का नाम ले, भगवान को बुलाए। तो यहीं से देखो धीरे धीरे भक्ति और सूफी मूवमेंट आरंभ हुआ, और इसका विस्तार प्रचार होने लगा। और जब इसको पढ़ेंगे तो और अधिक गहराई में जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद देखो मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ।
पहले देखो तुर्क लगाकर दिल्ली सुल्तानेट का जन्म दिया, यानी दिल्ली सुल्तानेट का एक साम्राज्य बनाया। पहले देखो तुर्क लगाकर दिल्ली में शासन किया, फिर उनको हटाकर हमारे ऊपर किसने शासन किया? न मुगल लोग। अब इन मुगलों के बाद आएंगे ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिश जब आते हैं उसको हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। ये जो दिल्ली सुल्तानेट है, जो तुर्क लोग हमारे ऊपर शासन किए, ये हम पाएंगे अर्ली मिडाइवल पीरियड। और जैसे जैसे हम लेटर मिडाइवल पीरियड में आते हैं, या फिर कहें लेटर मिडाइवल पीरियड में जब भी प्रवेश करते हैं, तब से मुगल का पीरियड आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर देखोगे ये जो मुगल एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इनको फिर कौन? मराठा और जो सिख लोग हैं, उनमें से देखोगे कुछ ऐसे वीर पुरुष है, महावीर पुरुष है, जो उनके खिलाफ लड़ते हैं, उनको अपोज करते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुने होंगे, वो मराठा के एक महाराजा थे। उनकी नीतियां बहुत ही आश्चर्यजनक थी और बहुत ही विराट एक योद्धा थे। फिर सिख लोग भी लड़ते हैं, ये लोग संत वॉरियर है, ये लोग संत योद्धा है। फिर इसी दौरान राजपूत के जो भी वंशज थे वो भी लड़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया दैट कैप्चर द अटेंशन ऑफ यूरोपियन पावर्स, ये है मूल वाक्य। अगर आपको कहा जाएगा कि यूरोपियन लोग यहाँ पर आकर रहने क्यों लगे, अपना टेरिटोरी क्यों बनाया, वो एक साथ चले क्यों नहीं गए, और जितना नुकसान ये यूरोपियन लोगों ने हमें पहुंचाया उससे ज़्यादा किसी ने पहुंचाया नहीं। आप बोलेंगे कि उनके कारण तो हम लोग ये रेलवे ट्रैक बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं। वास्तव में एक चीज़ जान के रखिएगा, पहला बात ये कि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, और दूसरा अल्प ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तीसरा ये कि ये जो उन्होंने किया था, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, वो ये सब हमारे लिए नहीं किया था, वो ये सब उनके सहायता के लिए, उनके उपयोग के लिए किया था। वो यहाँ से जितना भी धन है वो सब लूट कर लेकर जाना चाहते थे। फिर समय ऐसा हुआ कि उन्हें जाना पड़ा। फिर जाने के बाद उनका जो नाम और निशान था, यहाँ पर जो भी उनके द्वारा बनाए गए चिन्ह थे, जो भी उपकरण थे, वो सब यहाँ पर रह गए। तो उसको हम प्रयोग में लाए। देखो ये एक विषय हो जाएगा, वो छोड़ो। तो जो भारत का जो आर्थिक समृद्धि था ना, वही उनको ईश्वर आकर्षित करके लेके आई। और इसी कारण ये यूरोपियन लोग, ये ब्रिटिशर्स लोग, देखो यूरोपियन में से बहुत सारे यूरोपियन लोग यहाँ पर आए, लेकिन उन यूरोपियन में से ब्रिटिशर्स ही एक थे जो यहाँ पर बच सके। फ्रेंच भी आए थे, स्पेनिश भी आए थे, ब्रिटिशर्स भी आए थे, जर्मन भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन सब लोग यहाँ पर रह नहीं पाए। अंत में सिर्फ दो नेशन बचते हैं, एक था इंग्लैंड वाला और दूसरा था फ्रेंच। उसमें जीतता है इंग्लैंड, लेकिन उसका कहानी बाद में कभी कहेंगे। तो ये जो आर्थिक समृद्धि थी ना, यही चीज़ उनको इस ओर आकर्षित करके लेके चले आई। ठीक है, तो अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ सेवरल प्रोविंशियल किंगडम्स इन ईस्टर्न एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया। हम देखते हैं जैसे आज भारत एक यूनाइटेड स्वरूप में है, उस वक्त यूनाइटेड स्वरूप में नहीं था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो इन छोटे छोटे राज्यों को हम देखते हैं कि इनका इंडिपेंडेंस होता है कहाँ पर? नहीं, ईस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, तो उसके बाद देखो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री कैन नॉट बी रिटन ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द पीपल्स मेमोरी अलोन, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन द सेवरल सोर्सेस ईच कंट्रीब्यूटिंग टू
in its own way. The source materials provide us with reliable information about the events that happened in the past. There are two main types of historical source material, literary and archaeological. लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। देखो क्या कहा गया है कि देखो हम जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो इतिहास लिखते हैं ना, वो यूं ही उसके कहने पर, इसके कहने पर, या फिर आम उससे सुनने के बाद, इससे सुनने के बाद, मतलब ऐसे लोक वाक्य के अनुसार, लोक परंपरा के अनुसार लिखा नहीं जा सकता। उसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। और वो जो एविडेंस हम लेते हैं उन हिस्ट्री को हम कहते हैं, और वो जो एविडेंस लेते हैं, जो सोर्स लेते हैं का, उसको हम क्या कहते हैं, वो दो तरह का सोर्स मटेरियल है। एक है लिटरली, एक है आर्कियोलॉजिकल। ठीक है। लिटरेरी मतलब वो जो साहित्यिक है, जो लेखन है, जो शिल्प है, वो सब। और आर्कियोलॉजिकल मतलब जो पुराना चीज़ें, जो मिट्टी में गड़ा हुआ है, जो फाइंडिंग्स है, उससे हेल्प लेकर। ठीक है। तो देखो लिटरेरी सोर्सेस रिफर्स टू द बॉडी ऑफ वर्क्स रिटन इन द लैंग्वेज और डिफरेंट लैंग्वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द स्टडी। These cover various subjects such as religion, science, astronomy and medicine. तो ये लिटरेरी सोर्सेस में देखो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे रिलीजन, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन। इन सब से जो भी एविडेंस दिया जा सकता है उनको लेकर हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है। फिर देखो क्या कहा गया है, लिटरेरी सोर्सेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इंडिजिनियस एंड फॉरेन सोर्सेस। इंडिजिनस मतलब क्या, स्वदेशी। फॉरेन मतलब क्या, विदेशी। तो लिटरेरी सोर्स हमारा भी लिखा हो सकता है, या फिर कोई विदेशी इंसान, कोई विदेशी संस्कृति से ताल्लुक रखता हुआ इंसान हमारे विषय में भी लिखा हो सकता है। कैसे ना, वो उसी दौरान जीवित था, यानी वो उस तात्कालीन समाज का दर्शक था, तो वो अपने किस्से कहानियों में लिखा होगा। ठीक है। तो इंडियन लिटरेरी सोर्सेस आर बोथ रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस इन नेचर एंड गिव अस इनसाइट इनटू सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ पीपल। देखो वही एक चीज घुमा फिरा कर बार बार वही कहा जा रहा है। चार तो चीज याद रखना जो की वर्ड है, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक। इन सब में चेंजेस आता है, इन सब का कंडीशन बदल जाता है। वही कह रहा है, ये व्यक्तिगत रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, देश में हो, राष्ट्रीय रूप में हो, यही सब। ठीक है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस आर लिस्टेड बिलो। बिसाइड बुक्स ऑन म्यूजिक ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द रूलर्स ऑफ दैट टाइम। देखो म्यूजिक का जो किताब होता है ना, वो म्यूजिक का किताब भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है उस समय के राजा महाराजा के विषय में। These sources not only throw light on the development of the art forms such as painting and singing, but also gives us invaluable information regarding the medieval society, culture, administration, political development, etc. वही बात फिर से कहा गया कि ये सिर्फ म्यूजिक या फिर नृत्य, संगीत, इन सब के विषय में नहीं कहता, ये उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसा था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा था, इस सब के बारे में कहा जा रहा है। इस समय के बारे में हम सूचना एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजी देखो तुम ऐसे न्यूज में सुने होगे, कहते हैं पुरातत्व विभाग ने ये फाइंडिंग की, यहाँ पर खोज की। ये पुरातत्व विभाग कौन होते हैं? ये हिस्टोरियन होते हैं जो ये हिस्ट्री के विषय में खोज करते हैं। ठीक है। जैसे साइंस के लिए साइंटिस्ट, वैसे हिस्ट्री के लिए आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है। हिस्टोरियन भी होते हैं। लेकिन देखो कोई आपको पूछे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन में भेद क्या होता है, तो एक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन में भेद ये होता है, हिस्टोरियन थियोरिटिकल इन नेचर होता है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट वो थियोरिटिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है वो आ जाता है प्रैक्टिकल। जैसे मान लो मैं कहूँ एक टीचर और एक साइंटिस्ट, इन दोनों में तफात क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में फ़र्क ये होता है, जो टीचर होता है ना उसको भी साइंस, जो टीचर होता है उसको साइंस का ज्ञान है, लेकिन वो
थ्योरी, वो थियोरिटिकल ज्ञान है, वो हमें पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई रिसर्च नहीं कर सकता, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, हाँ कर सकता है, लेकिन वो उसका मेन जो काम है वो थियोरिटिकल लेसन देना। लेकिन जो साइंटिस्ट है उसका मेन काम ये नहीं है कि वो आकर थियोरिटिकल लेसन दे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर नहीं सकता, अवश्य कर सकता है। और ऐसा हो सकता है कि वो थियोरिटिकल लेसन दे भी, लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन उसके पास ज्ञान भरपूर है और वो उस ज्ञान से एक्सपेरिमेंट करता है, रिसर्च करता है, बहुत सारे फाइंडिंग डिस्कवरीज करता है। कहने का तात्पर्य ये जो डिस्कवरी, रिसर्च, ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसी को तो साइंटिस्ट कहेंगे। और जो आज तक जो ज्ञान डिस्कवरी हो चुका है, जो विज्ञान हम सबको जानना चाहिए, उसका जो लेसन देते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं शिक्षक के रूप में, उसे हम टीचर कहेंगे। और वही टीचर को हम हिस्टोरियन कहते हैं। अब ये हिस्टोरियन बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना। और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो और भी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। वो उस हिस्ट्री के या फिर यूँ कहे जो हिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल साइंटिस्ट होते हैं, जो हमें नई चीज़ का खोज करके हमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो सूचना देते हैं, उन्हें ही हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब जो मिला है उसको पढ़ाने का, उसके पीछे क्या रहस्य क्या नहीं है, ये सब हिस्टोरियन कहते हैं। ये सब हिस्टोरियन का काम है, ठीक है। देखो, सब आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन है, लेकिन सब हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हो सकते। लेकिन सब हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट हो, ये कंपलसरी नहीं, ये अनिवार्य नहीं, ठीक है। तो देखो, आर्कियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ द पास्ट इन द लाइट ऑफ मटेरियल रिमेन्स लेफ्ट बिहाइंड आवर एंसेस्टर। Sources of archaeology include remains of the building, pottery, weapons, ornaments, sculpture, inscription, writings on the stone surface and the coins. These are generally writings on the stone surface and the coins. These are generally obtained during the excavation of various historical sites. Experts who study these remains are called archaeologists. Major archaeological remains that highlight various aspects of life during the medieval period are briefly described here. तो यहाँ पर वही कहा गया कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, ये जो स्टडी ऑफ पास्ट इन द लाइट ऑफ मटेरियल रिमेन्स लेफ्ट बिहाइंड आवर एंसेस्टर। जो मटेरियल रिमेन है, मटेरियल मतलब जो भौतिक चीज़ें जो गढ़ा हुआ है मिट्टी के अंदर, गुफा में, जो हमारे पूर्वज यूज करते थे, तो उन्हीं के द्वारा हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, उनको पढ़कर जो निष्कर्ष निकालते हैं, उसके ऊपर कार्बन डेटिंग करके जो निष्कर्ष निकाला जाता है, तो यही सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आप ये भी देख सकते हैं, देखोगे बहुत सारे शिलालेख होते हैं, बहुत सारे ऐसे गुफा है, या फिर ये कहो कि आप देखोगे जो वॉल होता है, जो दीवार होता है, दीवार में ऐसे कोई खरोच कर लिखा होगा, कोई किसी माध्यम से कुछ लिखा होगा, कोई बहुत सारे चिन्ह का यूज किया होगा। तो ये सब जिस विषय में आते हैं, ये सब जो पढ़ा जाता है, इससे जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना लिया जाता है, इनको ही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, palaces and other such ornament tell us about the archaeological styles, artistic styles and materials normally used in construction of buildings in those days. जो फोर्ट्स है, जो किला है, जो मंदिर है, जो मस्जिद है, जो राजमहल है, ये सब हमें उस समय कैसा आर्टिस्टिक स्किल था, कैसा कलात्मक गुण था, लोग कैसे कला प्रिय थे, कैसा कला का बोलचाल हो रहा था, तथा उस समय का जो बिल्डिंग निर्माण किया जाता था उसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया जाता था, किस पद्धति से यूज किया जाता था, ये सब इन सब किलों से हम पता कर सकते हैं, कि इन सब मंदिरों से पता कर सकते हैं, ठीक है। यही सब कहा गया है।
तो फिर उसके बाद क्या कहा गया, ए लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन हैज कम डाउन टू अस फ्रॉम वेरियस फोर्ट्स लाइक रेड फोर्ट, तुगलक फोर्ट इन दिल्ली। जैसे रेड फोर्ट और तुगलक फोर्ट से हमें बहुत सारे सूचना मिला है। फिर टेम्पल जैसे बृहदेश्वर टेम्पल जो तांजर में है, और फिर जो विभिन्न महल है जयपुर और जोधपुर में, उससे भी हमें बहुत सारे सूचना मिलती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, न्यूमरस पीसेस ऑफ राइटिंग इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन सरफेसेस, कॉपर प्लेट्स, walls of temples tell us about the extent of medieval kingdoms and achievement of different rulers। जो शिलालेखों में, जो स्टोन सरफेस, जो पत्थरों में, जो तांबा के प्लेट में, जो मंदिरों के दीवार पर, जो पैलेसेस के दीवार पर ये जो खरोच के निशान है, जो कुछ भी लिखा गया है, इन सबको पढ़कर हमें बहुत सारे सूचना प्राप्त होता है उस तात्कालीन समय का। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देखो, फॉर द एग्जांपल द ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ भोजा वन गिव्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ हिज प्रेडेसर्स एंड देयर अचीवमेंट। एक देखो ग्वालियर का इंस्क्रिप्शन है भोजा वन का, मतलब भोजा वन एक राजा हुआ था ग्वालियर का, उसका एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है, मतलब ऐसे ही शिलालेख में लिखा हुआ है। तो वो उसको जब ज़्यादा गहराई से पढ़ा गया, उससे जब सूचना एकत्रित किया गया, तो हमें उसके प्रीडेसर मतलब उनके पहले जो राजा, जो पूर्वज उस पर राज करके गए, उनके विषय में सूचना मिलता है, उनका उपलब्धियों के विषय में सूचना मिलता है। और ऐसे ही इन सब माध्यमों से हम हिस्ट्री को जान पाते हैं, हिस्ट्री को एकत्रित करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस लाइक कॉइन्स टेल अस द नेम्स ऑफ रूलर्स एंड पीरियड्स ऑफ देयर रेन्स। They also give us some idea of the economic condition of those period. The study of coins is called numismatics। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। देखो कॉइन के स्टडी को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, पहला बात। और दूसरा बात यह है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है ना, इनके माध्यम से हम उस पीरियड के कौन शासक था, कौन कैसे शासन करता था, इन सब के विषय में हम जान सकते हैं, रूलर के नाम के विषय में जान सकते हैं, तथा उस समय कैसा इकोनॉमिक कंडीशन था, इसके विषय में भी हमें सूचना मिल सकता है। उसके बाद देखो यूजेस ऑफ सोर्सेस फॉर राइटिंग हिस्ट्री। एवरी ह्यूमन सोसाइटी लर्न्स फ्रॉम इट हिस्ट्री। हर मनुष्य समाज उसका इतिहास से ही समझ लेता है। ए हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट विद द हेल्प ऑफ क्लूज प्रोवाइडेड बाय बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। हिस्टोरियन क्या करते हैं, जो भी क्लूज ये लिटरेरी और विभिन्न तरह के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमें प्रदान करते हैं, इन सबको इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा कर एक कहानी बनाता है, उसको उस कहानी के माध्यम से कैसे क्या हुआ था नहीं हुआ था, फिर वो सब हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, द बेस्ट वे टू राइट एन ऑथेंटिक हिस्टोरिकल अकाउंट इज टू कंपेयर बोथ अबव मेंशन टाइप ऑफ सोर्सेस। This helps to ensure an objective historical account which constitute a precious heritage and also act as a guide for the present and future generation। यहाँ पर उतना कुछ कहा नहीं गया है, वो वही कहा गया है कि इन दोनों को कंपेयर करके जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो बेस्ट लिख सकते हैं, और ये गाइड की तरह काम करेगा हमारे वर्तमान और फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो कहने के लिए तो चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत और भी है, उसको मैं दिखा देता हूँ। देखो कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस देखो यहाँ पर दिया गया कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस। देखो फोकलोर्स ड्रामास और स्टोरीज के अंदर देखो सोमदेव का कथा सरित सागर और बृहत कथा कोशा, ये एक लिटरेरी सोर्सेस है, ये लिटरेरी सोर्सेस है, लेकिन किस तरह का नहीं, ये ड्रामा स्टोरीज फोकलोर्स के अंदर आते हैं। ठीक उसी प्रकार ऑटोबायोग्राफी में हमें मिलता है बाबर का तुजक ई बाबरी, जहांगीर का तुजक ई जहांगीरी। बाबर का क्या है, तुजक आई बाबरी, और जहांगीर का तुजक आई जहांगीरी। फिर बायोग्राफी में देखो, बायोग्राफी में क्या मिलता है, बरानिस
बायोग्राफी में मिलता है बारानिस तारिक ई फिरोज शाही, फिर गुलबदन बेगम, हुमायूं नमा, अबुल फजर, आइन आई अकबारी एंड अकबरनामा। तो उसी तरह देखो फॉरेन ट्रैवलर्स का भी अकाउंट मिलता है, जो उसी समय मान लो जिस समय हम जिक्र कर रहे हैं हिस्ट्री का पीरियड, उसी समय कोई फॉरेन ट्रैवलर यानी विदेशी संस्कृति से यानी विदेशी पृष्ठभूमि से यहाँ पर आता है, फिर आकर वो अपने डायरी के माध्यम से, अपने कहानी के माध्यम से, अपने किस्सों के माध्यम से वो इसी स्थिति का वर्णन करता है। कुछ ऐसे देखो इब्न बतूता, अब्दुल रजाक, रैल्फ फिच, बर्नियर, मार्को पोलो एक्सेट्रा। फिर देखो फरमान्स और द रॉयल ऑर्डर्स। फरमान्स और रॉयल ऑर्डर्स क्या होता है? देखो आज जैसे है ना, आज तो डेमोक्रेसी है, उस समय डेमोक्रेसी नहीं था, वो राजतंत्र था। तो राजतंत्र था, वहाँ पर राजा लोग ऑर्डर देते थे, जो विभिन्न राजशाही लेख या फिर राजशाही सूचना मिलती है, उनसे भी हमें हिस्ट्री का सूचना मिलता है। फिर विभिन्न पेंटिंग जैसे टूटीनामा और टेल्स फ्रॉम द पैरट, मिनिएचर्स एंड इलस्ट्रेटेड बुक, ऐसे बहुत कुछ हो गया। अब देखो यहाँ पर दो चीज आता है, एक आता है ऑटोबायोग्राफी, दूसरा आता है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या? पर्सन अकाउंट्स ऑफ लाइफ रिटेन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब मान लो अगर मैं अपनी स्वयं की कहानी मैं स्वयं लिखूं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, लेकिन मैं अपनी कहानी खुद नहीं लिखूं, मेरे कहानी कोई और लिखता है तो इसको बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है। तो और एक देखो, राजतरंगिनी रिवर ऑफ किंग्स रिटन इन 12th century by कल्हाना इज रिगार्डेड एज अ फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्क बाय एनी इंडियन। तो ये एक फर्स्ट हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कार्य है किसी भारतीय द्वारा। ठीक है। इट इज ए हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू द एंड ऑफ अर्ली मिडाइवल पीरियड। यानी इस राजतरंगिनी में क्या लिखा गया है ना, कश्मीर के इतिहास के बारे में दिया गया है। कश्मीर के कैसा इतिहास? यहाँ पर कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में दिया गया है, एंशिएंट टाइम से लेकर अर्ली मिडाइवल पीरियड तक। फिर देखो अबुल फाजी और बदाऊनी रोट अकबरनामा एंड मुंतखाबुल तवारिख respectively, depicting completely different pictures of Akbar's personality and policies and measures. Abul Fazl was a close associate of Akbar while Badauni was a staunch critic. अब देखो ये अबुल फजर और बदौनी ये भी बायोग्राफी लिखते हैं। ठीक है। तो ये जो बायोग्राफी लिखते हैं अकबर के विषय में, इनमें से अकबर के बारे में हमें बहुत सारे सूचनाएं मिलती है। उसका पर्सनालिटी कैसे था, रहन सहन कैसा था, खान पान कैसे था। क्योंकि ना अकबर कैसे था आप तो ये नहीं कह सकते, लेकिन उसके विषय में उस दौरान क्या कहा गया है, क्या क्या सूचना मिलती है, जो जो बायोग्राफी लिखी गई है उन सब में क्या क्या सूचना दिया गया है, उन सबको पढ़कर हमें जो सूचना मिलती है वही हम जान पाते हैं। तो ये जो अबुल फजल था ना, ये बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखता था अकबर के साथ। लेकिन जो बदौनी था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही कट्टर व्यंग रचने वाला जिसे कहते हैं वो था बदौनी। तो बंधुगण, आशा करता हूँ आज जितना भी पढ़ाया उतना समझ में आया होगा। मैं अपने शुद्धतम बुद्धि में जितना भी कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। मेरा जितना क्षमता है, मेरे पास जितना समय है, जितना संसाधन है, उसी के अनुसार मैं आपके सामने वीडियो ला रहा हूँ। जैसे जैसे मेरी संसाधन, मेरी सुविधाएं, मेरे समय बढ़ती जाएगी, मैं और ज़्यादा लाऊंगा। तो आशा करता हूँ बंधुगण, आज इतिहास विषय का ये जो पठन पाठन हुआ है, इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ आप लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ सीखे होंगे। और यही चीज़ दूसरों में बांट दीजिए। यही होती है विद्या का फीस, यानी विद्या का दान ही विद्या का मूल्य होता है। तो कल और एक चैप्टर लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।